कि अगर सड़क नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं। बिल्कुल नहीं। वी आर अकाउंटेबल, वी आर आंसरेबल टू द पीपल। हम ये जो सरकार की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिरक नहीं करेंगे। ये इस वजह से डरे हुए हैं कि अगर हमें अपने भी घर से निकलना होगा तो वहां से हम जाएंगे अपने खेत की तरफ, तो वापस आएंगे हमारा टोल कटेगा। स्ट्रेच है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो टोल किस चीज का लेना है। अब मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड होता है और मेरी पार्टी का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको ये बीजेपी के बिहाफ पे कह रहा हूं। तो मेरा चिट्ठी गई है डिपकाम को भी और डीसी को भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी। हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता के बनाए हुए विधायक हैं। हम इसका डट के विरोध करेंगे। मैंने एलओपी साहब से ये पूछा, उन्होंने कहा था वाकई में ये सिर्फ ट्रांसफर करना चाहते थे, उसके लिए इनको सब कुछ है, गाड़ियां निकालने के लिए सब कुछ था, लेकिन लोगों के काम करने के लिए बस समय नहीं। मैंने कहा ना सारी फैसिलिटी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक तो ये खुद अपॉइंट कर रहे हैं और करने भी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन दीवार फांद के जाने की क्या जरूरत है। लगता है कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। मंत्री जी किस तरह से कमिटमेंट कर गए कि 400 करोड़ से ज्यादा चाहिए। तो ये जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, वैसे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या और कुछ बन रहे हैं, उनको सिर्फ कश्मीर 182 किलोमीटर का नजर आता है। ना उनको लेह लद्दाख नजर आता था, ना जम्मू नजर आता। इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं होता है। और जब मिनिस्टर कहीं विजिट कर रहा है, ही इज ए स्टेट, वो सरकार है, ही इज नेक्स्ट टू गॉड। उसका बिहेव भी उसी तरीके से होना चाहिए। डॉक्टरों को भी वो एटमॉस्फेयर देना चाहिए। वर्कलोड ज्यादा हो गया है, इधर इशारा किया उन्होंने, वो बेहतर जानते हैं। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। ना मैं एलजी साहब का स्पोक्स पर्सन बनना चाहता हूं, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन बनना चाहता हूं। इन चीजों से जनता परेशान होती। ये पब्लिक है, सब जानती है। कितनी देर खेल लेंगे हम। जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज रही हैं, ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। कभी इन्होंने प्लेबिसाइट मुहैरा शुमारी का नारा लगा दिया, कभी सेल्फ रूल का लगा दिया, कभी अटॉनमी का लगा दिया। अब स्टेट की रट है। और ये भी कहते हैं कि हम 370 को दोबारा रिस्टोर करवाएंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द स्टेट जो है वो रिस्टोर हो। लेकिन हमने भी बहुत सी सरकारें देखी हैं। अब काफ़ी अरसा हो गया हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में, और सरकार में भी काम किया है, विपक्ष में भी काम किया है, और अब भी विपक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने एक निराली सरकार देखी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। शिरक भी नहीं करते, ट्रांसफ़र कर देते। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो सबसे ज़्यादा जो अख्तियारात हैं वो सरकार के पास है। सरकार होती है। वो कमिटमेंट सरकार ने की हुई है, वो कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। प्रोटोकॉल की बात करते हैं, यू ऑल आर एंजॉयिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स, तो फिर जिम्मेवारी भी आपकी है। जम्मू कश्मीर में इस समय सियासी हलचल तेज चल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार, जिसे लेड खुद उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, वो लगातार जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उनकी कुछ वीडियोस भी पिछले दिनों वायरल हुई हैं, लेकिन 2 से 3 दिन से जो खबर आ रही है वो ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 4 नए चेहरों को मौका मिल सकता है और किसी एक चेहरे की छुट्टी भी हो सकती है जो जम्मू संभाग से हो सकता है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें चल रही हैं। लेकिन बदलेगा क्या? जो मंत्रिमंडल काम कर रहा था पिछले 8 से 9 महीने में, उसने क्या कुछ बदलाव किए, जम्मू कश्मीर के लोगों की किस तरीके से सेवा की, खिदमतदारी की, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन एज ए विपक्ष जो है वो किस तरीके से इस चीजों को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि असेंबली का फिर से जो सत्र लगेगा उसमें किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखनी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के एक दिग्गज नेता श्यामलाल शर्मा जी, एमएलए हैं, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की बात करें, इनसे बातचीत करेंगे। सर, रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 8-9 महीने का जो कार्यकाल रहा इस सरकार का, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, उन्होंने तो बार बार बात रखी है अपनी, लेकिन आपकी में, क्योंकि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, दूर दराज इलाके भी काफी, आपने पहले भी एमएलए रहे यहाँ पर, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं जो काम वर्किंग स्टाइल रहा है इस यूटी के अंदर, इस सीएम सरकार का, वो किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है आप इसके बेस्ट जज हैं, क्योंकि पब्लिक के साथ आप मिलते रहते हैं। लेकिन हमने भी बहुत सी सरकारें देखी हैं। अब काफ़ी अरसा हो गया हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में, और सरकार में भी काम किया है, विपक्ष में भी काम किया है, और अब भी विपक्ष में काम कर रहे हैं।
लेकिन ये मैंने एक निराली सरकार देखी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिरक भी नहीं करते, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जब भी कोई बोले तो बोलते हैं स्टेट दो, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं ये करने दे रहे। तो जितनी मुझे जानकारी है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो सबसे ज़्यादा जो अख्तियारात हैं वो सरकार के पास है। सरकार होती है, होम डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे इख्तियारात जो हैं वो यहाँ की लोगों की चुनी हुई सरकार के पास हैं और होने भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट सरकार ने की हुई है वो कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अंडर दी गार्ब ऑफ ये कहें कि जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। भाई सारा कुछ तो आप लोग कर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप लोग लगा रहे हैं, ट्रांसफरें आप कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो आप लोग कर रहे हैं, और डे टू डे जो फंक्शनिंग है उसकी इम्प्रूवमेंट भी आपने ही लानी है। अगर आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, यू ऑल्स आर एंजॉयिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स, तो फिर जिम्मेवारी भी आपकी है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहानेबाजी से जो है वो काम नहीं चलेगा। एज ए सीएम, क्योंकि जब उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, उन्हें उस समय भी पता था कि ये यूटी है और इसके अंदर ही अगर हम जीतते हैं तो सरकार चलेगी। अभी स्टेटहुड का कोई पक्का नहीं है कि कब मिलनी है कब नहीं मिलनी है। उस समय उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, मैनिफेस्टो डिजाइन किया, जब सरकार में आ गए अब उस मैनिफेस्टो को लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं कि हम वादे पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो में था उसमें से 100% डिलीवर किसी भी एक प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जा रहा। मुझे नहीं लगता है कोई वादा उन्होंने पूरा किया है। वो कह रहे हैं जैसे राशन की बात की, उन्होंने दो चार चीजें थी, क्योंकि हालांकि उन्होंने सबके कॉमन कहा था, हालांकि बाद में उन्होंने AY को उसको इंक्लूड कर दिया कि हम सिर्फ इस पार्टिकुलर वर्ग को दें। कितने लोगों को दिया है? वो तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो अनाउंसमेंट की है पिछले 5 साल से ज़्यादा है, फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। अब अगर उन्होंने वस्त सर्विसेज दी हैं तो वो भी एक लिमिटेड वर्ग को दी हैं। तो इसी तरीके से जो राशन की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात उन्होंने 5000, तो बहुत से वादे उन्होंने किए हैं। हमने 6 महीने तो उन लोगों को दिए। नाउ दे आर अकाउंटेबल एंड दे आर आंसरेबल टू द पीपल, और वो हम उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, हाउस में भी, सदन में भी, और पब्लिक जनता के लोगों के दरबार में भी वो अकाउंटेबल हैं और आंसरेबल हैं। लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि AY जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो हमारी कई जो ऑफिसर्स इस समय जो ड्यूटी पर हैं, हमारी उनसे जो बातचीत हुई कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, और वो खुद हैरान, वो कह रहे हैं कि पहले बात तो हमें ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि AY में कितने लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने तो बनवाया नहीं हुआ, और जिनके पास है उन्हें ढूंढना या फिर उनकी लोकेशन पे जाके उन्हें कन्विंस करके बनाना, डॉक्यूमेंट दीजिए हम आपको करें, ये सारी दिक्कत आ रही है। यानी कि आपको लगता है कि एक बड़ा अच्छा मूव खेला है, AY को इंक्लूड भी कर दिया, कह दिया कि हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं गया। इन चीज़ों से जनता परेशान होती, ये पब्लिक है, सब जानती है। कितनी देर खेल लेंगे हम? मुझे लगता है कि सरकार के जो कार्य प्रणाली है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और हमें जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बीच में एक जहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो एक गैप जो बढ़ गया था, उसको हमें क्लोज करना चाहिए था। हम लोग तो जो अपोजिशन में हैं, विपक्ष के लोग जो हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार को भी पूरी सपोर्ट करते हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशू हैं, हम उनसे कंधे से कंधा मिला के जहां उनको हमारी ज़रूरत होता है, वी आर ऑलवेज ऑन देयर बैक एंड कॉल। आपने सदन में देखा हमारी अप्रोच कैसी रही, लेकिन हम विपक्ष हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को ऑन टो रखना। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो अब अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। सीएम साहब की एक वीडियो काफी वायरल हुई थी कश्मीर में, जब वो 13 जुलाई का एक वाकया हुआ, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया आने के बाद, उन्होंने कहा कि हमें पता है पुलिस किसके इशारे पर ये कर रही है, आप 13 को रोकोगे हम 14 को आएंगे, 14 को रोकोगे तो 15 को आएंगे, 15 को रोकोगे नवंबर दिसंबर जनवरी में, कब तक रोकोगे आप, रोक के दिखाइए। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा, कैसे कहा, लेकिन इशारा तो LG साहब की तरफ ही था कि डिपार्टमेंट उनका है, उन्हीं के इशारे पे चीजें की।
अब किधर इशारा किया उन्होंने वो बेहतर जानते हैं। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, ना मैं एलजी साहब का स्पोक्स पर्सन बनना चाहता हूं, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन बनना चाहता हूं। हमें तो जो रोज डेली बेसिस लोगों की मुश्किलातें हैं उनका निपटारा कैसे हो, हमें उसमें जाना है। ये लोग तो हमेशा जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज रही हैं ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। कभी इन्होंने प्लेबिसाइट मुहैरा शुमारी का नारा लगा दिया, कभी सेल्फ रूल का लगा दिया, कभी अटॉनमी का लगा दिया, अब स्टेट की रट है। और ये तो ये भी कहते हैं कि हम 370 को दोबारा रिस्टोर करवाएंगे। तो वो कुछ बातें नहीं होने वाली। हम भी चाहते हैं कि यहां जल्द से जल्द स्टेट जो है वो रिस्टोर हो, लेकिन उसके लिए कंडेसिव उस किस्म का वातावरण बनाना, हम जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। हमें क्या जरूरत है कि ऐसी हरकतें हम करें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए। मैं उमर अब्दुल्ला से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है। अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, सोच भी बड़ी अच्छी है उनकी, विजनरी हैं, लेकिन दीवार फांद के जाने की क्या जरूरत है। अगर उनको कुछ हो जाता तो वो भी तो Z+ में प्रोटेक्टिव पर्सन है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इशू आउट ऑफ इशू बनाना चाहते थे और मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे। सर, डिप्टी सीएम साहब का एक बयान रिसेंटली वायरल हो गया डेली वेजेस को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई है, जब वो अभी श्रीनगर हैं, वो भी जम्मू आएंगे तो आप उनसे सवाल करना कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो और आप रिपोर्ट जल्दी दीजिए। 6 महीने का समय दिया था, हम जल्दी जो है इनको रेगुलाइज करें। आपको लगता नहीं कि चीफ सेक्रेटरी उनके डोमेन में बेहतर जानते हैं, उनको एक कॉल करके वो खुद भी उनसे पूछ सकते थे एज कम्पेयर किया उनसे जवाब पूछा तो वो शेर कश्मीर भवन में भाषण देने के बाद ये जवाब मीडिया को ही कहा गया कि आप पूछिएगा उनसे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचेंगे नहीं। लोग भी जानते हैं, जब आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की तो उसको डे टू डे मॉनिटर किसने करना था? हु इज चीफ मिनिस्टर, हु इज इंचार्ज मिनिस्टर। और जो जो कमिटमेंट्स मंत्री ने भी की है, PHE वालों से एक कमिटमेंट हुई कि उनकी जो बैलेंस पेंडिंग बेसिस है, और मैंने उस समय भी कहीं एक चैनल में कहा था कि पता नहीं मंत्री जी किस तरह से कमिटमेंट कर गए कि 400 करोड़ से ज्यादा चाहिए। हम उनको फेस मैनर में रेगुलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? SRO 520 भी वहां पे है, SRO 64 भी वहां पे है, और मिनिमम बेसिस पे हम क्यों नहीं जाते? अब वो जी सवाल करेंगे। मैंने कहीं ये भी देखा, मेरे कोलीग ये भी कह रहे थे, श्यामलाल भी मंत्री रहे, तो श्यामलाल ने उनका रिकॉर्ड भी बनाया, वो जानते हैं। वो मुझसे सवाल करें जो डेली बेसिस और नीड बेसिस थे। और मैंने 4500 तक भी लेके गया और बैंक में अकाउंट भी खुलवाए और कैबिनेट सब कमेटी भी बनवाई। तो उस समय भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने ये नहीं करने दिया था, क्योंकि चेयरमैन जो थे वो उस समय, जो इस समय स्पीकर हैं, वो थे। हमने मुलाजम जो बाकी एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनकी एज 2 साल बढ़ा दी और बाद में उनमें से 3 लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मैंने तो उस समय भी बोला था कि भाई एज नहीं बढ़ाओ, वो 58 ही रहने दो, क्योंकि बेरोजगार नौजवानों का एक बड़ी लंबी लाइन, बहुत बड़ा बैकलॉग है। अगर आप एज बढ़ाते जाओगे तो बट अबाउट देम, क्योंकि यहां और कोई एवेन्यू नहीं है मेरी स्टेट में, यहां पब्लिक सेक्टर ही है, उसी से हमने यूथ को कैटर करना है। तो ये लोग इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि उस समय 4 महीने रह गए थे इलेक्शन को, तो ये जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, वैसे PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या और कुछ बन रहे हैं, उनको सिर्फ कश्मीर 182 किलोमीटर का नजर आता है। ना उनको लेह लद्दाख नजर आता था, ना जम्मू नजर आता था।
सर अभी रिसेंटली दो बर्निंग इश्यूज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, क्योंकि एक जीएमसी का वीडियो काफी वायरल हुआ, आपके संज्ञान में वो वीडियो आई होगी। कल रात को जो है एक एसएमएचएस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो गया है। वहां पर भी डॉक्टर स्ट्राइक्स पर हैं। एक अटेंडेंट जो है एक डॉक्टर को थप्पड़ जड़ देते हैं, बाद में वो डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और एक पिता जो है अपने बच्चे की लाश कंधे पर रखकर वो चिल्ला रहा है, कह रहा है देखिए डॉक्टर हंस रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर मर रहे हैं। तो ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इनका कोई भी बयान अब तक नहीं आया इन दोनों संज्ञानों पर। मुझे लगता है कि मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो वर्क कल्चर होना चाहिए, जिस तरह से सरकार को बिहेव करना चाहिए और जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मुझे लगता है कि वो उससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, होगा भी, लेकिन दिखता नहीं। मिनिस्टर इज ए मिनिस्टर, वो इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं होता। और जब मिनिस्टर कहीं विजिट कर रहा है, ही इज ए स्टेट, वो सरकार है। स्टेट का मतलब है सरकार है। डज नॉट मीन ही इज ए हेल्थ मिनिस्टर और ही इज ए एजुकेशन मिनिस्टर और ही इज ए आरएनबी मिनिस्टर और ही इज ए पीएचई मिनिस्टर। हमने तो इस तरह से काम किया है, जहां भी जाते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते थे, अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करते थे। और यहां जो आपने दूसरी बात कही, मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस जो है उसका पैमाना बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है कि हमारे यूथ पे या दूसरे लोगों पे एक दबाव है बहुत बड़ा। वो उनको एटमॉस्फेयर, वो वर्क कल्चर नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों जो पक्ष हैं उनको संयम से काम लेना चाहिए, चाहे पेशेंट के अटेंडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ। उनको भी, डॉक्टर को भी, ही इज नेक्स्ट टू गॉड, उसका बिहेव भी उसी तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से जो पेशेंट के अटेंडेंट है उनको भी, मुझे लगता है हमारा शिष्टाचार रहा है, हमें अपनी सभ्यता और शिष्टाचार और संस्कारों से मुख नहीं मोड़ लेना चाहिए। और हमें डॉक्टरों को भी वो एटमॉस्फेयर देना चाहिए। वर्कलोड ज्यादा हो गया है, रूरल से जो रेफरल हैं वो बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो टर्शरी इंस्टीट्यूशन है, ये मेडिकल कॉलेज जिनको हम बोलते हैं, उन पे लोड हो गया। आज तो हमारे रूरल मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर को ये गुजारिश करूंगा कि एक तो रेफरल को चेक करें और जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उन्हीं को फुली फंक्शनल करें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को फुली फंक्शन करें। और जो रेफरल है उस पे ऑडिट होना चाहिए कि क्यों पेशेंट अगर गायनी का हुआ है, आर्थो का हुआ है, मेजर सर्जरी भी जो है वो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी होती है, हमने अपने टाइम में करवाई है। तो ये रेफरल इंस्टीट्यूशन नहीं बन चाहिए। तो मुझे लगता है मंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है इस सरकार जब से बनी है सारे कामों के लिए तो जो है वो किनाराकशी करती है, लेकिन ट्रांसफर कल्चर जो है ये बढ़ चढ़ कर हर दिन जो है वो ट्रांसफर पे ट्रांसफर, किसी पर्टिकुलर 2-3 नाम भी ट्रांसफर हो रहे हैं, किट्ठे किट्ठे 12-12 13 ट्रांसफर्स भी जो है की जा रही हैं। और ये ट्रांसफर्स तो धड़ल्ले से हो रही हैं, लेकिन जो दूसरा काम है, जो पब्लिक डोमेन में जो वर्क होना चाहिए था, उसकी कहीं ना कहीं सूची जो है वो बहुत कम है, मिनिमम में कहूँगा दिख ही नहीं रही। देखिए, मेरी आदत नहीं है, मैंने कहा ना, लेकिन ये क्योंकि मैंने एलओपी साहब से ये पूछा, उन्होंने कहा था वाकई में ये सिर्फ ट्रांसफर करना चाहते थे, उसके लिए इनको सब कुछ है, गाड़ियां निकालने के लिए सब कुछ था, लेकिन लोगों के काम करने के लिए बस समय नहीं। मैंने कहा ना सारी फैसिलिटी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक तो ये खुद अपॉइंट कर रहे हैं और करने भी चाहिए वर्क कल्चर को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन ट्रांसफर जो है उसकी एक वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए। जब आपने कहा कि हमने साल में 2 बार ट्रांसफर करनी, और वो उसमें मेरिट और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप लोगों ने ट्रांसफर पॉलिसी है इन प्लेस, हेल्थ में भी मैं अपने टाइम में बना दिया गया था कि पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल रूरल में होनी चाहिए, फिर वो सब डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, और उसके बाद वो जो है वो शहर की तरफ आए। इसी तरह एजुकेशन के तो जोन बने हुए हैं, ये 2 मेजर डिपार्टमेंट हैं। इसी तरह से हमारे वर्किंग डिवीजन है, चाहे आरएनबी है, पीडीडी है, पीएचई है, तो वो आप उस तरीके से ट्रांसफर करें। ट्रांसफर इज ए पार्ट ऑफ सर्विस और होनी भी चाहिए, बट उसमें यह है कि प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होंगी, और अनफेयर मीन का कहीं उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए।
आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, अक्सर आपको हर दिन आपके यहाँ पर भी जब बबरी दरबार लगता है आप कई बार लोगों से मुद्दे जो हैं ऑन स्पॉट जो हल करते हैं। ये आखिरी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी पार्टी लाइन से ऊपर भी उठ के भी आपने जब लोगों के हित की बात आई तो आपने बात कही है। अभी रिसेंटली जो है एक मुद्दा गरमाया हुआ है वो टोल प्लाजा को लेकर है, और ये जो लग रहा है अखनूर में जो कहा जा रहा है कि 4 पिलर्स खड़े कर दिए और जल्द ही NHAI द्वारा जो है यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो स्टैंड क्या है सर? क्योंकि भाजपा का स्टैंड तो मैं चलो LOP साहब मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर बात करें तो लोग जो हैं वो ये इस वजह से डरे हुए हैं कि अगर हमें अपने भी घर से निकलना होगा तो वहां से हम जाएंगे अपने खेत की तरफ तो वापस आएंगे हमारा टोल कटेगा, टोल लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से स्वांजना की तरफ बात करें वहां पर जब लगा तो कहा गया नहीं लगेगा, लेकिन लोग आज जो है उनको कहा गया पास बनाइए, आपको पैसे देने होंगे। तो जो लोकल्स रहेंगे उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, और ये टोल यहाँ लगाने के बजाय थोड़ा आगे लग सकता था क्योंकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है या फिर अखनूर साइड से जो बेल्ट की पॉपुलेशन है उन्हें दिक्कत नहीं आती सर। देखिए, इसमें भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है वो बड़ा वाज़ेह है। हमने उसमें एक लेटर भी लिख दिया है, और अब हमारा एक डेलीगेशन जो है वो हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको मिलने के लिए भी जा रहा है, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने उसकी एक बैठक भी ले ली थी। इस चीज़ पे विषय हुआ है, हमने अपना कंसर्न शो कर दिया है, और एक लेटर उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था, और वो मैंने इंडिविजुअल और मेंशन करके आपने 3-4 विधायक और सारी चीज़ को मेंशन करके, क्योंकि हम हमारे लोग जो हैं वो कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लेना चाहते, लेकिन कहीं जाती भी तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो उसका सर्विस चार्जेस लें। अभी रोड ही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो 28 किलोमीटर रोड जो फर्स्ट स्ट्रेच है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो टोल किस चीज़ का लेना है? हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको ये बीजेपी के बिहाफ पे कह रहा हूँ, बीजेपी के बिहाफ के कह रहा हूँ, और उसमें हम भी बैठे थे, LOP साहब भी बैठे थे, पार्टी प्रेसिडेंट भी थे और संगठन मंत्री भी थे, और उसके बाद हम 3 विधायक और 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक हमारी युवा की यूथ की वाइस प्रेसिडेंट देवयानी राणा जी, मोहनलाल भगत जी, सुरेंद्र कुमार जी, इन 6 लोगों की बैठक आदरणीय सत शर्मा जी ने भी दी, और पार्टी ऑफिस में माननीय LOP जी, सुनील शर्मा जी, आदरणीय अशोक कौल जी, मानजोग सत शर्मा जी, और हम 4 लोग बैठे। तो मेरा चिट्ठी गई है डिबकॉम को भी और DC को भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी, भाई पहले आप कंप्लीट करके दें रोड। 65 किलोमीटर पे लगना है ना, तो 65 किलोमीटर जो है वो वहां से लेके कहां तक आता है, सुंदरबनी से आगे तक कंप्लीट कर दे तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता के बनाए हुए विधायक हैं, हम इसका डट के विरोध करेंगे। मतलब वो जनता तो चाहती है कि चलिए डेवलपमेंट हो, जनता इसका साथ भी दे रही है, लेकिन जो डर यही है कि जो लोकल्स हैं उन्हें पास पे ही आना पड़ेगा, पास से ही होकर गुजरना, अगर 4 बार जाएंगे तो 4 बार ही हमें पे करना पड़ेगा। तो फिर लोग कुछ ये भी क्लेम कर रहे थे कि हमारी जमीनें अब तक ही, हमें मुआवजा भी जो है अब तक आधा ही मिला, आधे नहीं पैसे। 15 अगस्त को एक नई पॉलिसी आ रही है वन टाइम पेमेंट की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 18 से 20 किलोमीटर को उसमें से एक्सक्लूड किया है। वो सारी चीजें, लेकिन कब? जब रोड कंप्लीट हो जाए, उससे पहले हम ये मॉडलिटी क्यों तय करें? मैं तो मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड होता है, और मेरी पार्टी का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है इसमें। हम लोकल विधायक भी हैं, वी आर अकाउंटेबल, वी आर आंसरेबल टू द पीपल। हम ये जो सरकार की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिरक नहीं करेंगे, वो तो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम शिरक भी नहीं कर सकते। वी आर कमिटेड टू द पीपल। यानी कि आपका स्पष्ट है कि अगर सड़क नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं। बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया और हमारी इस बातचीत में आप हिस्सा बने। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। शर्मा जी हमारे बातचीत कर रहे थे, काफी अहम पहलुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें डेली वेजेस की बात करें उनको लेकर भी इनका बयान आया है, और साफ तौर पर टोल प्लाजा जो इस समय बर्निंग इशू है उसको लेकर अपना तो स्पष्ट, और भाजपा का भी जो विजन है वो क्लियर कर दिया है। जब तक रोड नहीं होगा हम टोल जो है लगने नहीं देंगे, और जो पॉलिसी जब आएगी, फ्रेम बनकर आएगी तो उसकी बात बाद में रहेगी। लेकिन जब सबसे पहले हमारा जो बैठकें हुई हैं इस दौर में, हमने क्लियर कर दिया है कि ये टोल तभी लग सकता है जब तक यहाँ पर रोड जो है लोगों को दी जाएगी, सर्विस देंगे तभी आपको जो है सर्विस के चार्जेस जो है जनता पे करेगी। अदरवाइज हम यहाँ पर लोगों के साथ जाति जो है वो होने नहीं देंगे। फिर के साथ शुभम लेंगे भारत लीडर के लिए। जय हिंद।